तो चलिए देखते हैं हम एक बार वी सेंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाए। चूँकि मेरे सिस्टम में थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज है तो मैं कोशिश करूँगा इसमें हो जाए। बाकी मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, स्टेप के हिसाब से कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, आपको जो वी सेंटर जो आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको आपको माउंट करना पड़ेगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे आईएसओ फाइल को, वो आपके सिस्टम में ऐसे सीडी की तरह माउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ आपको ये यूआई इंस्टॉलर और सीएलआई इंस्टॉलर मिलेगा। आप दोनों तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर मैं यूआई पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के मिलेंगे, लाइनक्स के लिए मिल जाएगा, मैक के लिए मिल जाएगा और विंडोज़ के लिए। तो मैं विंडोज़ में एक होगा आपको इंस्टॉलर डॉट ई एक्स, या इस पर आपको क्लिक करना है और ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट और रीस्टोर। तो अपग्रेड और माइग्रेट करने के भी काम आता है ये, और बैकअप को रीस्टोर करने के भी काम आता है। तो ये जो है ना, ये अभी नए जो हमारे वी एम वेयर है उसमें ये सब चीज़ आ गया है। पहले ऐसे नहीं था, पहले कुछ अलग तरीके से चलता था। पहले तो विंडोज़ पे ही वो इंस्टॉल हुआ, मतलब करना पड़ता था हमारे को वी सेंटर। मतलब विंडोज़ आप डाल दो या लाइनक्स डाल दो, फिर लाइनक्स का अप्लायंस आया, अभी भी अप्लायंस चल रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है मुझे। ये कुछ डेप्रिकेटेड का इशू दिखा रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूला है ये, नेक्स्ट करते हैं। तो ठीक है, ये मेरा ई एस एक्स आई का है और ये मेरा पोर्ट है, एच टी टी पी एस पे पोर्ट है 443 और रूट। मतलब मुझे ई एस एक्स आई जो सर्वर है, ये देखिए ना, वी सेंटर सर्वर डिप्लॉयमेंट टारगेट, कहाँ पे इसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो। तो मैं ई एस एक्स आई में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल पासवर्ड डाल देता हूँ अपने ई एस एक्स आई का, ताकि उससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे गया मैं। अभी एक सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा क्योंकि सेल्फ साइन है ना, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा एक बार। और ये वी सेंटर का नाम पूछ रहा है, ये इसका आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं यही छोड़ देता हूँ। फिर आपको ना एक वी सेंटर का खुद का जो पासवर्ड है ना, जो लॉगिन करने का पासवर्ड है, वो डिफरेंट हो सकता है और थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए। तो मैं इसका पासवर्ड सेट कर दूंगा, ये रहा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या है, जैसे आप अपना जो डिप्लॉयमेंट साइज़ है उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपका कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट साइट है, कि कितने हज़ार आपको वीएम चाहिए। ठीक है, 4000 चाहिए तो आपको इसके हिसाब से ना मीडियम सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास अभी रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, तो मैं टीनी पे जाता हूँ। इसके लिए आपको कम से कम 2 सीपीयू चाहिए, 12 GB रैम चाहिए और स्टोरेज जो है 579 चाहिए और 10 होस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये डिप्लॉयमेंट है। ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैं डेटा सेंटर देखूँगा, डेटा स्टोर देखूँगा, मतलब स्टोरेज देखूँगा कि कहाँ पे स्पेस है मेरा। तो यहाँ पे स्पेस मुझे सही लग रहा है और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये कुछ वीएम नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, मतलब नेटवर्क का। और ये देखिए ये आईपी वगैरह है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, आपको वी सेंटर का आईपी देना पड़ेगा कि कौन सा आईपी होगा। फिर यहाँ पे आपको सबनेट मास्क देना होगा 255.255.255.0, ऐसा कुछ दे सकते हो जैसा आपको लगे। गेटवे आप दे सकते हो। आप यहाँ पे अपना गूगल का या फिर जो भी आपका डीएनएस सर्वर है वो कॉमा लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो कॉमन पोर्ट्स है, पोर्ट 80 443 दोनों पे ये बता रहा है। उसको मैं नेक्स्ट करूँगा। तो रेडी टू कंप्लीट स्टेज 1 आ रहा है यहाँ पे, इसको बस फिनिश करना है। और ये कुछ इंस्टॉलेशन यहाँ से चला लेगा, मतलब यहाँ से उस मतलब जो अप्लायंस है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा आपके ई एस एक्स आई सर्वर में। तो वहाँ पे क्या ना, एटलीस्ट 12 GB आपका रैम होना चाहिए आपके ई एस एक्स आई में, तब जाके वो काम करेगा, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है और बड़े डेटा सेंटर के लिए होता है। छोटे मतलब उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश ये करें कि कुछ डेस्कटॉप वगैरह पे इसको इंस्टॉल करने की, जिसमें अच्छा खासा रैम हो, तभी अच्छे से काम करेगा। बाकी मैंने अपने सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट किया है, उसके हिसाब से मैंने ये इंस्टॉलेशन किया। तो ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है तो इसको फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ये मेरा भी इंस्टॉलेशन चल ही रहा है। और यहाँ पे एक देखने लायक बात है कि ये जो पैकेजेस है ना, ये आरपीएम पैकेजेस है, जो कि हमारे रेड हैट के पैकेज मैनेजर को कहते हैं आरपीएम। तो कह रहे हैं मतलब जो सेंटोस वाला पैकेज है ना, या रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो वाले पैकेजेस है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अभी अप्लायंस डलने वाला है हमारे ई एस एक्स आई के अंदर वी सेंटर का,
वो एक्चुअल में लाइनक्स वाला होगा, ठीक है, और वो बेस्ड होगा रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या जो सेंटोस अगर आप चलाते हैं ना तो वैसा ही कुछ होगा वो। तो ये क्या करता है, ये वी सेंटर के जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं उसको एज अ वर्चुअल मशीन आपके ESXi में वो डिप्लॉय करते हैं। जैसे हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं सेम वैसे ही है, बट इसका थोड़ा विजार्ड वगैरह था चेंज कर दिया गया है। पहले तो पूरा उसको इंस्टॉल करने का तरीका था, अप्लायंस भी अलग से आते थे, विंडोज़ के अप्लायंस अलग से आते थे, आपके लाइनक्स के अलग से आते थे। तो अगर लाइनक्स वाला अप्लायंस को आप इंपोर्ट करते हो वहाँ पे OVF फाइल को, तो वो इंपोर्ट हो जाता था, फिर वहाँ पे इसको कन्फिगर करना पड़ता था ब्राउज़र से। तो अभी ये तरीके से आपको करना पड़ेगा। इसमें जो ये जो इंस्टॉलर है वो आप रन करके ना, चाहे आप विंडोज़ में हो या मैक में हो या लाइनक्स में हो, आपको बस ऐसी विजार्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो मशीन जो एक्चुअल में वहाँ पे जो डिप्लॉय होगा वो आपका लाइनक्स बेस्ड होगा, ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि RPM के यहाँ पे पैकेजेस चल रहे हैं। थोड़ा और वेट करते हैं, 96% पहुँच गया, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो vCenter सर्वर है वो मेरा हो गया इंस्टॉल, ठीक है। ये कुछ बोल रहा है यहाँ पे कि vCenter सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस ये इस वाले IP पे अवेलेबल होगा, ठीक है, कि जो हमने जिसको IP दिया ना ये उसी IP पे अवेलेबल होगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो विजार्ड है मेरा जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पे राइट का यहाँ पे आ गया। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और क्या कर सकता है देखते हैं। vCenter कॉन्फ़िगरेशन टाइम सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल्ड है, SSH एक्सेस डिसेबल्ड है, तो SSH भी इसके अंदर आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से चाहो तो। और फिर नेक्स्ट का मतलब ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करवा रहा है इसको इंस्टॉलेशन के बाद। अभी मैंने SSH इसमें इनेबल कर दिया, वल्नरेबल है आप चाहो तो ये देखिए ये न्यू SSO डोमेन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अपना कोई भी डोमेन डाल सकते हैं और उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी इसको लिख देता हूँ vSphere.local, या मैं इसको अपने हिसाब से भी डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, prem.com भी डाल सकता हूँ या prem.local भी डाल सकता हूँ ये। और जो सिंगल साइन ऑन का पासवर्ड है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये SSO का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। पहले SSO इसमें था नहीं, बाद में इसको लाया गया, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप एक्टिव डायरेक्टरी से भी इस पर ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने चेंज किया हुआ है। ये एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये समरी आ गया मेरा रेडी टू कंप्लीट, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू पॉज और स्टॉप द इंस्टॉल फ्रॉम कंप्लीटिंग वंस इट्स स्टार्टेड, क्लिक ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल टू स्टॉप द इंस्टॉल। तो फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ, देखते हैं और क्या कर रहा है ये। तो अब ये क्या कर रहा है ना, कन्फिग्रेशन चला रहा है उसके अंदर, SSO वगैरह है। और आपका जैसे क्योंकि डेट टाइम भी आपको चाहिए होता है ना टाइम सिंक के लिए, तो NTP भी चाहिए होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी इंस्टॉल में जो है ना ये स्टेज 2 है, वो स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 है। तो VMware का देखेंगे आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क ये डाल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका VMware है ना काफ़ी बड़ा और काफ़ी मतलब जैसे जो बड़े डेटा सेंटर होते हैं ना उनके लायक या उनको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसलिए चलता है, ठीक है। और इसमें क्लस्टरिंग वगैरह इनबिल्ट होती है, बस आप अपने ESXi जो भी मतलब जैसे कि अगर हम विंडोज़ पे लेके जाएँ तो विंडोज़ पे क्लस्टरिंग चलता है, Hyper-V का इसको इंस्टॉल करो और उसके हिसाब से करो, ठीक है। और फिर बाद में HVVM आया था उनका मैनेजमेंट वाला, वो भी ऐसी इन्होंने कॉपी किया था, बट VMware बहुत पहले से है, इनका तरीका बहुत अलग है। ये क्या करते हैं, आप जितने भी सर्वर्स उसमें सब में ESXi डाल दो, उसको इंपोर्ट कर लो आपके जैसे vCenter है। और मतलब पहले आप ESXi आप 4-5 सर्वर में आपने डाल दिया, ठीक है। उसमें से किसी एक मशीन में आप क्या करो vCenter डाल दो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, जितने भी सर्वर है ना वो क्लस्टर में आ जाएंगे। क्लस्टर के लिए मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, कई बार बताया मैंने कि शेयर्ड स्टोरेज चाहिए। तो शेयर्ड स्टोरेज क्या है, यहाँ पे आप लोकल डेट में मत बनाओ, क्योंकि जैसे वो सिस्टम बंद हो गया ना तो आपका वो जो मशीन है वो सब खराब हो जाएंगे, मतलब चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आप शेयर्ड में रखो उसको। तो vCenter क्या करता है ना, देखो ESXi अपने आप में क्लस्टरिंग का काम नहीं कर सकता, तो vCenter एक एक्स्ट्रा लेयर है, उसके लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी महंगा लाइसेंस होता है। तो वो क्या करता है, जो शेयर्ड स्टोरेज है उसको यूज़ करता है। आप शेयर्ड स्टोरेज पे आप उसको डेटा स्टोर बनाओ, उसको आप आपके vCenter में उसको रखो, और वहाँ पे जितने भी आपके वर्चुअल मशीन बनेंगे
वो आपके वो जो शेयर्ड वाला डेटा स्टोर है उसमें ही बनेगा। आप चाहे 1 रखो, 10 रखो, जितने चाहे उतने रखो। उसके स्पेस को मैनेज करना है या जो भी उसको करना है आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। तो क्लस्टरिंग का यही है कि शेयर्ड स्टोरेज चाहिए। तो शेयर्ड स्टोरेज में जैसे आपके वर्चुअल मशीन आते हैं तो VMware जितने मशीन्स हैं उसको एक बार मतलब उसको देखते रहता है, वॉच करते रहता है। मतलब उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वॉच करते रहता है, और जैसे ही वो कोई मशीन आपका डाउन हुआ या जिसके पास ऑनरशिप है कि ये मशीन उस वर्चुअल मशीन को चला रहा है, मान के चलो वो बंद हो गया या उसको आपने रीस्टार्ट किया गलती से या आपने कुछ मेंटेनेंस किया, तो जितने भी उसके अंदर जो VMs होते हैं उसको मूव करके, मतलब सिर्फ ऑनरशिप मूव करता है, स्टोरेज को मूव नहीं करता। ठीक है, स्टोरेज तो आपका वहीं पे रहेगा, वो मूव करना भी अलग चीज़ है, वो भी होता है, पॉसिबल है वो, लेकिन वो क्लस्टरिंग के लिए नहीं होता वो। अब जैसे ही वो आपको एक जो ESXi है जिसमें कुछ मशीन्स है वो बंद होता है तो वो ऑनरशिप किसी और ESXi को दे देता है। तो इस तरीके से क्लस्टरिंग में आपके मशीन जो है 24 घंटे चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। और आपका जो ESXi है, मतलब हाइपरवाइजर की बात कर रहा हूँ मैं, लोग 7 साल 10 साल तक भी चलाते हैं, 300-400 दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। हाँ, क्योंकि पैच आया है, आपको पैच करने का मन है तो आप पैच करो, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस मोड में जाके उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप अपडेट लो, इसको इंस्टॉल करो, फिर रीस्टार्ट करो, तो वो एक अलग बात है। बाकी 6 साल 7 साल तक भी चलते हुए मैंने देखा हुआ है जो ESXi है। तो ये कहने का मतलब है कि VMware का जो इसका जो हाइपरवाइज़र है जिसको हम ESXi कह रहे हैं, ये काफ़ी स्टेबल है। इसलिए ना ये जो VMware के प्रोडक्ट्स हैं ना काफ़ी माने जाते हैं। तो ये तरीका है आपका vCenter इंस्टॉल करने का। कोशिश करूँगा मैं कि इसमें एक शेयर्ड स्टोरेज डाला जाए और वहाँ पे समझा जाए कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये इंस्टॉल हो जाए पहले, उसके बाद एक बार हम देख लेंगे कि vCenter कैसे दिखता है, कैसे चलता है, और कैसे हम उसमें दूसरे जो मशीन्स हैं उसको भी हम ऐड करते हैं। ESXi को हमारे पास फ़िलहाल 2 हैं, तो 2 काफ़ी है फ़िलहाल, तो उस पर काम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया, और अब ये कह रहा है कि ये जो URL है यहाँ पे आप यहाँ से अपना vCenter को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब ये बिल्कुल मेरा क्लोज़ हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि अब vCenter खोलने की, vCenter कैसे खुलेगा वो देख लेते हैं। 192.168.1.40 था इसका IP। ठीक है, तो ये अपने आप HTTPS में चला गया, सेल्फ साइंड है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कंफर्म कर देता हूँ, और मेरा यहाँ पे लॉन्च vSphere क्लाइंट HTML, तो ये HTML में बोल रहा है करने को, और यहाँ पे ब्राउज का कुछ है, ये डॉक्यूमेंट सेंटर है। फिलहाल मैं HTML पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि HTML5 जो है वो काफ़ी एडवांस है, और पहले कुछ और चलता था इनका, पहले फ्लैश पे ज़्यादा चलता था, तो फ्लैश के जाने के बाद ना ये जो है HTML पे ही हमारे जो VMware है HTML पे ही पूरा UI इसका बनने लग गया। इसका यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर था आई थिंक, पासवर्ड देख लेता हूँ मैं। लॉगिन तो ये तो नहीं है, रूट, ये ट्राई करते हैं, ये भी नहीं है। \रूट, नहीं ये भी नहीं है। एक बार मैं चेक करता हूँ कि मैं भूल तो नहीं गया इसका। तो ये अब लॉगिन तो हो रहा है, अनेबल टू लॉगिन बिकॉज यू डू नॉट हैव परमिशन ऑन एनी vCenter सर्वर सिस्टम कनेक्टेड टू दिस। ओके, बैक टू लॉगिन स्क्रीन। पर चेक करते हैं ये क्यों ऐसा कह रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं अपने होस्ट पे जाके वर्चुअल मशीन में जाता हूँ तो vCenter का एक मशीन यहाँ पे होना चाहिए था, अगर चल रहा होगा तो। मैं स्टोरेज पे था, ये फ़िलहाल ये चल नहीं रहा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो मैं ESXi पे पहली बार अभी मैं लॉगिन हो रहा हूँ इस पर, और ये मेरा vCenter का मशीन बन गया है।
ये लाइनक्स का कुछ बता रहा है ये 1.5 गीगाहर्ट्ज़ 12.7 GB रैम, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ तो ये देखिए ये मेरा कुछ स्क्रीन नज़र आ रहा है। इसको मैं इसका कंसोल भी खोल सकता हूँ चाहूँ तो, ये आपको कंसोल ब्राउज़र के अंदर भी दे सकता है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। VMRC एक टूल होता है वर्चुअल मशीन का, जो रिमोट कंट्रोल का टूल होता है ना, तो आपके सिस्टम में डल जाता है, उसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। फिलहाल ब्राउज़र में फ़िलहाल मैं करके देखता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से खुला हुआ है, ये देखिए ऐसे कुछ HTML का ही कमाल है ये। तो ये बोल रहा है 5480 बोल रहा है ये, अगर कन्फिगर करना है इस अप्लायंस को तो 5480 पे करना है। बाकी जो इंटरफेस है वो पोर्ट 443 पे ही चलता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। कस्टमाइज़ करने के लिए F2 करके देखते हैं क्या ये कस्टमाइज़ कराता है। तो यहाँ पे ये भी सेम वैसे ही लग रहा है मेरा जैसे ESXi है। F2 करते हैं यहाँ पे। ये रूट का पासवर्ड है, रूट का पासवर्ड एक बार देखते हैं क्या है। तो ये मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए मैं रूट के पासवर्ड से ये खुल तो गया, बिल्कुल बायोस की तरह लग रहा है जैसे हमारा ESXi है। मतलब इसको भी इन लोगों ने ऐसे ही बना दिया, पहले कुछ अलग तरीके से खुलता था, इसको भी इन्होंने ऐसे ही बना दिया। कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क है और थोड़ा सा लैग होके चल रहा है, तो ठीक है समझ आता है कि चलिए इस पे होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे अगर लॉगिन कर पा रहा हूँ ना, लॉगिन करूँ मैं रूट से, तो मैं सेम पासवर्ड देता हूँ। तो लॉगिन कर दिया मैंने, ये देखिए अनेबल टू, परमिशन के लिए बोल रहा है, परमिशन नहीं है आपको, ऐसे कुछ बोल रहा है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें इशू आ रहा है। तो मुझे यही समझ आ रहा है यहाँ पे कि SSO हमने ना कॉन्फ़िगर कर दिया था, ठीक है। तो SSO का जो यूज़र नेम होता है शायद, एक बार कोशिश करते हैं 192.168.1.40 और लॉन्च vSphere क्लाइंट इन HTML5, ठीक है। अच्छा अब ये लॉगिन हो गया। एक्चुअल में क्या था ना, जो SSO है मेरा ये होना चाहिए था administrator@prem.local, तो इसके थ्रू ये देखिए अब ये लॉगिन मेरा हो गया है। अब यहाँ पे कुछ लाइसेंस दिखा रहा है, इवेल्यूएशन लाइसेंस है मेरे पास और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गए हैं। अगर आप देखें तो अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको समझ आ जाएगा। जिसका टास्क लिस्ट है, जो भी यहाँ पे काम करोगे ना वो यहाँ पे दिखाई देते रहेगा कि क्या क्या टास्क चल रहे हैं। यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, कुछ प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, थीम को स्विच करने का है, लॉग आउट करने का है, कुछ ये हेल्प के भी कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट्स क्या है इसके अंदर। शॉर्टकट्स में देखिए होस्ट एंड क्लस्टर्स, ये देखिए। तो अब ये जो है ना, ये आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर, जो मेन जो आपका vCenter का सॉफ्टवेयर है ये है। अब ये कहाँ बैठा है, ये आपके एक ESXi के वर्चुअल इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो आपको समझ आया कि ये आपका एक वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे है ये, ठीक है। और इसका आप यहाँ पे देखिए 100% जो है आपका परफॉर्मेंस वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे मेमोरी वगैरह सब आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। तो अब ये हो गया कि हमने यहाँ पे vCenter डाल दिया। ये लाइसेंस के भी छोड़ते हैं, लाइसेंस को भी होस्ट एंड क्लस्टर व्यू में जाते हैं। ये क्या चीज़ है, जैसे अभी यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ESXi और यहाँ पे बढ़ते जाएंगे जितने चाहे उतने, ठीक है, और उसके हिसाब से इसमें क्लस्टरिंग वगैरह होते जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर हम एक और ESXi ला के देखते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे चलेगा वो। तो देखिए 19.3 GB ऑलरेडी ये खा रहा है, क्योंकि 16 GB तो मैंने इसको असाइन कर दिया था ना। तो कोशिश करते हैं कि वो भी आ जाए एक बार। तो बाकी आपके जैसे जितने भी ESXi डालोगे ना वो यहाँ पे आते जाएंगे, और ये होस्ट एंड क्लस्टर के अंदर आपको क्लस्टर भी दिखते जाएगा। डेटा स्टोर जो है सेंट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ से आप सेंट्रलाइज डेटा आपका जो डेटा स्टोर्स हैं वो आपको दिखेंगे, जो भी शेयर्ड हैं वो, और इसी के अंदर आपके मशीन्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो है ना, ये होस्ट एंड क्लस्टर वाला व्यू है। ऐसी यहाँ पे एक और व्यू है, ये आपका वर्चुअल मशीन वाला व्यू है, इसके अंदर जो भी वर्चुअल मशीन्स है ये वो दिखाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे डेटा स्टोर वाला व्यू है ये, तो डेटा स्टोर जितने भी डेटा स्टोर इसके अंदर होंगे कॉन्फ़िगर वो दिखाएगा, ठीक है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। और ये आपका नेटवर्क व्यू है। तो ये 3 तरह के व्यू होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं वर्कलोड मैनेजमेंट पे जाता हूँ।
तो फ़िलहाल तो अभी ये है नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट। पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ग्लोबल इन्वेंट्री लिस्ट है यहाँ पे। ये देखिए क्या क्या आपके पास इन्वेंट्री में है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। ये देखिए हाइब्रिड क्लाउड आ गया, तो आप VMware का क्लाउड को भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। आई थिंक इसके एज़्योर और AWS को भी शायद कनेक्ट कर सकते हैं। डेवलपर सेंटर है, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड API, जैसे इसके API से बात कराने के लिए ना कई सारे देखिए सब ये ना कमांड्स हैं API के, तो इस URL को यूज़ करोगे इस API के थ्रू, तो जैसे कि क्लस्टर का पॉलिसीज़ क्या क्या है, तो मतलब एक कहने का मतलब है आपको एक इंटरफेस दे देगा जिससे आप ये जो जानकारी है इसको आप ले सकते हो। ये देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोल्स हैं, काफ़ी सारे रोल्स। अभी एडमिन जो रोल है अभी ये देखिए रोल्स प्रोवाइडर में, ये देखिए ये मेरा डोमेन नेम अभी डाला हुआ है। तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में है ना, वैसे इसको आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और एक्टिव डायरेक्टरी के जो यूज़र्स हैं ना उसको यहाँ सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन इसके थ्रू आप करवा सकते हो, वो भी इसके अंदर होता है। ग्लोबल परमिशंस आप देख लो, कितने सारे परमिशंस है, ये देख लीजिए। ये सब रोल्स वगैरह हैं, आपके परमिशंस वगैरह हैं। लाइसेंसेस यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्लाइंट के प्लगइन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, कई सारे आपको प्लगइन्स मिलते हैं। vCenter सर्वर के एक्सटेंशंस कई सारे मिलते हैं। ये देखिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी ESXi जो है इसको बता रहा है कि ये भी गुड है, नोड का जो हेल्थ है वो गुड है। कस्टमर एक्सपीरियंस, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। अपलोड फाइल सर्विस, यूज़र एंड ग्रुप्स, यहाँ पे आपके यूज़र एंड ग्रुप्स आप यहाँ पे देखिए कई सारे बहुत सारे आपके यूज़र्स ना। अब देखिए पोस्टग्रेस आपको दिख रहा होगा, वी पोस्टग्रेस। तो एक्चुअल में क्या है ना, आपका जो vCenter है वो जो डेटाबेस जो पीछे में जो यूज़ करता है वो पोस्टग्रेस ही यूज़ करता है। अगर आप vCenter के सिस्टम में अगर लॉगिन करके देखोगे ना CLI से, तो आपको दिख जाएगा जितने भी आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह करते हैं ना वो सब डेटाबेस में जाके ही सेव होता है। वो क्या ये यूज़ करता है, पोस्टग्रेस यूज़ करता है, और भी बहुत सारी चीज़ यूज़ करता है। मतलब प्रॉपर ये लाइनक्स का ही सिस्टम है, ऐसे आप मान के चलें। कॉन्फ़िगरेशन है कुछ यहाँ पे, ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, ये देखिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है। आप जैसे ही आपको इंटीग्रेट करना है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर को चेंज करा के यहाँ पे आप क्लिक करके ना, जैसे ADFS है, एम्बेडेड है, कई सारे एक्टिव डायरेक्टरी, LDAP, ओपन LDAP, तो ये सब पूरा सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, और एक जगह से जितने भी यूज़र्स हैं उसको बना के उनको हम मतलब लॉगिन वगैरह उनको हम बना के दे सकते हैं। एक और यहाँ पे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट है, तो ये मशीन्स के होते हैं, जैसे भी ये सेल्फ साइन चल रहा है ना हमारा, ये देखिए ये वो है। आप चाहे तो ट्रस्टेड वाला भी डाल सकते हैं मशीन, जैसे ये वर्चुअल मशीन ने मतलब VMware ने खुद इसको जनरेट किया है, सेल्फ साइंड है ये। तो ऐसे ही आप ना अपने DigiCert से या कहीं से भी आपको ख़रीदना है वहाँ से खरीद के भी इसको आप डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा। और हमारे एक बार हम चलते हैं शॉर्टकट्स पे ही जाते हैं। तो ये होस्ट एंड क्लस्टर था, VMs एंड टेम्पलेट्स है, ये VM टेम्पलेट्स का व्यू है। देखिए ये अपने आप चेंज हो गया। ये स्टोरेज वाला व्यू है, नेटवर्क वाला, ये हमने पहले ही देखा हुआ था। एक बार और देखते हैं शॉर्टकट्स के अंदर और क्या है। नेटवर्किंग, ये चारों जो व्यू है वो ऊपर जो टैब थे वो दिखाई दे रहा है। कंटेंट लाइब्रेरीज इसके अंदर है, ग्लोबल इन्वेंटरी लिस्ट, ये सब हमने देखा था। टास्क कंसोल, इवेंट कंसोल, होस्ट प्रोफाइल, ये सब काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, होस्ट प्रोफाइल वगैरह। जैसे ESXi का जो आप होस्ट है ना उसको मतलब एक टेम्पलेट बना दो और उसके हिसाब से वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये देखिए कंप्यूट के पॉलिसीज़ हैं, VM स्टोरेज के पॉलिसीज़ हैं, तो काफ़ी सारे पॉलिसीज़ जैसे ये है ना VM इंक्रिप्शन पॉलिसीज़ है, vSAN डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ है। vSAN जो है वर्चुअल SAN को कहते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम एक बात कर सकते हैं कि जैसे दो तरह के SAN आते हैं। एक तो हार्डवेयर में आपका आता है, ठीक है, कि एक अप्लायंस होगा उसके अंदर आपके बहुत सारे हार्ड डिस्क होंगे, और उसका जो इंटरफेस होगा वो आपको रिमोट मैनेज करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको जो iSCSI के जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उसको बनाना पड़ेगा, फिर उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो आपका जो डेटा सेंटर का जो रैक है उसके अंदर वो फिट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका स्टोरेज हो गया। तो आपने 2-3 ले लिया, एक तो वो है। एक और है कि आप चाहते हो कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बना सकते हो SAN। तो कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे आते हैं। वो क्या करते हैं ना, आपके 1 या 2 सर्वर पे या आपके वर्चुअल मशीन पे ही बैठ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वर्चुअल मशीन पे ही बैठ जाता है, ठीक है। और जो स्टोरेज होता है ना, जैसे मान लो स्टोरेज कहने का मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पास मान के चलो स्टोरेज लेने का बजट नहीं है, आप सर्वर लेते हो, एक सर्वर आपने ले लिया, उसके अंदर आपने 4-5 हार्ड डिस्क डाल दिया। मान के चलो एक हार्ड डिस्क मान के चलो 8-8 टेराबाइट का था, ठीक है। तो 4 हार्ड डिस्क आपने लगा दिया, और उसको आपने ये जो अप्लायंस की बात कर रहा हूँ उसको उसके ऊपर आपने डाल दिया। तो वो क्या हो गया,
मतलब आपका जो सर्वर है या जो नॉर्मल जो सिस्टम है ना, वो भी एज अ सैन की तरह काम करेगा। तो मतलब एक हाई मतलब एक्सटेंसिव जो वो जो होता है ना परफॉर्मेंस, वो भले ही ना दे, तो उसके लिए आपको सर्वर का ही कोई हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, सस्ता या जो भी हो, जो उस पर अच्छा चल सके। और उसमें आपको कम से कम 2 नेटवर्क कार्ड लगाने पड़ेंगे कि अगर एक ख़राब होगा दूसरे से चल पाए, पावर का करना पड़ेगा। तो मतलब जो अप्लायंस होता है, अप्लायंस को इसीलिए बनाया जाता है स्पेशली कि वो बिल्कुल हाईली ड्यूरेबल होता है और वो बहुत अच्छे से उसका परफॉर्मेंस होता है, गर्म नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है ना। तो जो हमारा जो डिवाइस है अप्लायंस है, बस यही डिफरेंस है। तो अप्लायंस क्या सॉफ्टवेयर है, आपके जो कंप्यूटर है उसको बना देगा वो सैन डिवाइस या नैस डिवाइस ही बना देगा। तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो उसी को देखते हुए ना हाइपर वी ने भी और साथ में मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने भी और साथ में VMware ने भी वी सैन का कंसेप्ट लाया था। तो आप यहाँ से भी वी सैन का बुला सकते हो। एक है जो टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं हाइपर कन्वर्ज्ड। ये जो टर्म है मतलब जैसे लोग जब मूव कर गए ना क्लाउड की तरफ, तो लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो है ना मतलब काफ़ी एक इम्पैक्टफुल कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन है आपके वर्चुअलाइजेशन में। ये क्या करता है आपका, अब जैसे ESXi हमने डाला, ठीक है, चलिए ESXi हमने डाल दिया, उसमें जो हार्ड डिस्क है मान के चलो उसके अंदर आपका 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है। तो आपने कितना उसमें आप बना सकते हो वर्चुअल मशीन, ठीक है, मान के चलो कि आप उसमें 15 या 20 आपने बना सकते हो, उतना ही लिमिट है। उसके आगे बनाओगे डिस्क उसका भर जाएगा, या जो स्टोरेज है वो भी कभी न कभी तो भर जाएगा ना। हाइपर कन्वर्ज क्या करता है, अब एक और लेयर आ गया उसके ऊपर, वो आपके ये कह लो कि जो हार्डवेयर का जो वो है ना बायोस टाइप का, वो उसके ऊपर लेयर में रहता है। ऐसे आप मान के चलो। कई जैसे सर्वर जो वेंडर है, HP है, डेल है, इन लोग ना इसको करके देते हैं, उनके अलग से सॉफ्टवेयर भी आते हैं। न्यूटेनिक्स नाम का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी, तो ऐसे कई सारे आते हैं। वो क्या करते हैं, इनबिल्ड कंप्रेशन देते हैं। इनबिल्ड कंप्रेशन मतलब मान के चलो आपका हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का है, वो कंप्रेस करके, जैसे आपका कोई VM है, मान के चलो 50 GB का उसका साइज है। अगर ऐसा हो कि जो सर्वर में ही कुछ कंप्रेशन सिस्टम है या कुछ एप्लीकेशन अपने आप पहले से डला हुआ है, तो जैसे ही उसको आप यूज़ करते हो, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसको यूज़ करते हो, मान के चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और जैसे ही उस पर आप कुछ डालोगे ना, तो कंप्रेस होके उसके स्टोरेज के अंदर जाएगा। या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो हर चीज़ को कंप्रेस करता वो करे, लेकिन जब उसको रियल टाइम उसको पढ़ भी सके, मतलब ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर उनके पास हो, तो वही हम हाइपर कन्वर्ज ऐसे कहते हैं। और भी सब बहुत सारे काम है। सिंपल सा ये है कि इसका मतलब यही है कि जैसे आपका 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, वो आपका 2 या 3 टेराबाइट के बराबर काम करेगा अगर कंप्रेशन अगर ऐसा हो तो। कहने का मतलब है अगर वो आपके जो फाइल्स है सो एज अ कंप्रेस्ड मोड में अगर वो वहाँ पे कर रहा है स्टोर, और रियल टाइम में उसको मतलब वो काम भी तो कर रहा है ना, आपका वर्चुअल मशीन डायरेक्ट वहाँ पे चल भी तो रहा है ना। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसको हम हाइपर कन्वर्ज कहते हैं। इसके बारे में और कभी हम पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है, काफ़ी मतलब फेमस भी है। अभी जो डेटा सेंटर वगैरह में काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट था वो हमारा ये VMware का था। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये चलता है। एक बार हम कोशिश करेंगे ESXi को और डालने की, और एक बार वो दिख जाएगा। और साथ में अगर कोशिश मतलब अगर मैं कर पाऊँ तो vSAN भी डाल के एक बार देखेंगे। तो बस vSAN में बस यही कि आप ये मान के चलो कि जो आपका स्टोरेज है, जैसे मान के डेटा स्टोर है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके स्टोरेज जो बनेंगे ना, जो भी यहाँ पे स्टोरेज बनेगा वो आपका SAN में होगा, मतलब लैन से जुड़ा होगा, और आपका जो आपके सर्वर्स हैं उससे अलग होंगे, आप ऐसा मान के चलो। तो इसके अंदर मान के चलो कई सारे आपके ESXi सर्वर्स होंगे, और जो रिमोट में जो पड़ा है या फिर जो नेटवर्क में आपका दूसरा जो SAN वगैरह यहाँ पे 2-3 पड़े हुए हैं, तो ये जो मशीन बनाएंगे वो इसके अंदर जाएगा, जो भी हमारे SAN होगा उसके अंदर जाएगा। कभी भी ऐसे मान के चलो कि आपके पास 4-5 अलग अलग ESXi सर्वर हैं, तो इस पर कुछ मशीन्स होंगे, इस पर कुछ मशीन होंगे, अलग अलग जो आपके ESXi हैं उसमें अलग अलग मशीन्स होंगे। जैसे एक डाउन होगा तो दूसरे पे चला जाएगा, और ये आपका शेड में है तो ये तुरंत इसका ऑनरशिप ये ले लेगा। तो इसी को क्लस्टरिंग कहा गया। ये बिल्ट इन होता है, मतलब vSphere का या VMware का क्लस्टरिंग सबसे सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आप पूरे डिवाइसेस को आप यहाँ पे बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, वो क्लस्टर अपने आप बना देगा। जैसे अब अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो उसमें पहले आप क्लस्टरिंग का रोल डालोगे, फिर हाइपर-वी को उसके रोल के अंदर उसको बोलो कि मैं इस रोल को चाहता हूँ कि इसको आप क्लस्टरिंग करो। तो वो थोड़ा सा पहले मतलब स्टार्टिंग में उन लोगों ने ऐसे ही बनाया था
लेकिन जब वो एक मतलब जो सॉफ्टवेयर आया वो भी बिल्कुल इसी तरीके से फिर काम करने लग गया उनका। मैं एग्जैक्टली उस सॉफ्टवेयर का नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको एक बार देखता हूँ मैं क्या है उस सॉफ्टवेयर का नाम। HVVM ऐसे कुछ होता था हाइपर वी के लिए। अब वो भी ना जो आपका बिल्कुल मतलब उसको ना इसका कॉपी बनाया गया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल उसको कॉपी बनाया। जो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ना विंडोज़ सर्वर का, तो विंडोज़ सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो हाइपर वी वाला होता था, मतलब हाइपर वी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होता था और ESXi की तरह ही डलता था वो, ठीक है। और लेकिन जो उसको जो मैनेज करता था ना वो जो सॉफ्टवेयर है उसी को हम कहते थे HVVM ऐसे कुछ बोलते थे उसको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा VMware के बारे में और जान लेते हैं। ये मेरा ESXi है, दोनों ये जो ESXi है मेरा, यहाँ पे जो कॉमन मुझे दिख रहा है नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे भी। तो अभी जो नेटवर्क है वो है क्या चीज़, एक है मैनेजमेंट नेटवर्क और एक है PM नेटवर्क। तो ये दो नेटवर्क अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो ESXi को मैनेज करने का नेटवर्क हो वो अलग हो और जो नॉर्मल नेटवर्क हो वो अलग हो। तो आप इसको VLAN से ना, जैसे VLAN के जो ID वगैरह होते हैं उससे आप इसको टैग करा के इसको अलग कर सकते हो। तो जो सिस्टम एडमिन्स है ना या जो VMware को मैनेज करते हैं सिर्फ उनको ये एक्सेस हो। तो इससे क्या है ना, ये नेटवर्क जो है आइसोलेट होता है। ये वर्चुअल मशीन का नेटवर्क अलग हो जाएगा, ये मैनेजमेंट का नेटवर्क अलग हो जाएगा। तो ये भी है इसके अंदर। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा एक वर्चुअल मशीन है जो कि vCenter ही है। ये देखिए vCenter का हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे अगर अब मुझे vCenter में अगर लॉगिन करना हो, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो ये जैसे मेरा vCenter का अगर मैं बैक जाऊं तो ये देखिए जैसे इस पर आप लॉगिन करोगे ना तो ट्रबल शूट मोड ऑप्शंस होगा एक, आप इस पर चाहो ना तो SSH भी इनेबल कर सकते हो। जैसे आप एंटर करोगे इसको तो ऐसे इनेबल हो जाएगा SSH, और एस्केप करने से ये आप इसको सेव के लिए पूछेगा और आप इसको सेव कर पाओगे। तो ये भी एक ज़रूरी है। तो उससे ये होगा कि आप अपने जो नॉर्मल पुट्टी वगैरह है ये सेम इसमें ESXi में भी ऐसे ही होता है, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। तो आप ना SSH के थ्रू भी ये जो सर्वर्स हैं इसको भी मैनेज कर सकते हो। तो थोड़ा कमांड अलग होते हैं। एक 5480 इसके अंदर पोर्ट होता है हमारा, अगर आप देखें 5480 ये कुछ अप्लायंस का जो मैनेजमेंट होता है ना उसके काम आता है। ये सपोर्ट बंडल है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा स्टैटिक है। ये हमेशा F2 से ही कॉन्फ़िगर होगा। जैसे आप F2 करोगे ये आपका पासवर्ड मांगेगा ज़रूर, और ये कुछ आपको इस तरीके का। तो ये बिल्कुल हमारे ESXi की तरह ही हो गया है। और यहाँ पे इस पर आप SSH एक्सेस है और भी कई सारी चीज़ आप यहाँ पे मैं मतलब जो IP एड्रेस वगैरह है वो उसको आप मैनेज कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा ESXi है। तो जैसे ही आपका ये चलता है ना, आपका अगर मान के चलें कि आपका VMware vCenter जैसे ही चलने लग जाएगा ना, तो उससे ये होगा कि आपको ESXi पे अलग अलग लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से ना डायरेक्ट लॉगिन करके आप सबको एक साथ मैनेज कर सकते हो। तो आपको ESXi में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। आप अपने जो vCenter है आप वहीं से जितने भी सर्वर्स हैं आपके ESXi के वो सबको आप मैनेज कर पाओगे, उनकी कंसोल देख पाओगे, उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है वो सब आप काफ़ी सारा चीज़ आप कर सकते हो। मतलब ये सेंट्रलाइज हो गया ना मैनेज, आपको फिर अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो vCenter है वो कैपेबल है, जो आप होस्ट एंड क्लस्टर के अंदर देखते हो ना तो उसके अंदर आप ये कर पाओगे। चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो ये मेरा अपना वी सेंटर जो है अभी लॉगिन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अभी कुछ मेमोरीज़ के एरर आ सकते हैं। बाकी ये मेरा भी ESXi है मेरे पास यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और भी ESXi आ जाए। होस्ट एंड क्लस्टर्स हैं यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे आपको होस्ट के प्रोफाइल्स क्लस्टर्स वगैरह मिलेंगे। कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर भी। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है। वी सेंटर का HA देखिए, ये HA इस तरीके से काम करता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। लोड के हिसाब से अपना होस्ट बदलना, आप जो स्टोरेज को माइग्रेट भी कर सकते हो। आप VM जो वर्चुअल मशीन से उसको भी माइग्रेट कर सकते हो, हॉट माइग्रेट भी कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। अब ना इस पर हम ESXi के होस्ट डालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मेरा वी सेंटर का होस्ट है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या ऑप्शन आता है। तो न्यू डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर एक मतलब आप इसको एज अ एंटिटी बोल के चलो, या फोल्डर का नाम ऐसे मान के चलो कि अब जैसे आपका US में डेटा सेंटर है तो मैं इसको US लिख दूंगा, या तो कंपनी के हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हो, USDC01, ठीक है। तो डेटा सेंटर का नाम मान के चलें आप, तो एक डेटा सेंटर यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, मुझे राइट क्लिक करके ऐड होस्ट। अब यहाँ पे आपको होस्ट बनाने हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम होस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये लोकेशन मतलब एक कि ये डेटा सेंटर है कहाँ पे, तो उसके लिए एक फोल्डर बना दिया इन लोगों ने, उसके अंदर आपके होस्ट रहेंगे। अगर आपका एक ही जगह पे 3 डेटा सेंटर हैं तो DC01 DC02 ऐसे करके आप कर सकते हो। लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। जैसे US में डेटा सेंटर हो गया, आपका यूरोप में कहीं पे है, आपका इंडिया में कहीं पे है, तो आप उसके हिसाब से को अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा ना, होस्ट नेम और IP एड्रेस, ये बोल रहा है एंटर द नेम और IP एड्रेस ऑफ द होस्ट टू ऐड टू द वी सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं 192.168.1.50 से स्टार्ट करता हूँ। मैं 50 देखते हैं वो होता है नहीं होता। इसका यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो रूट, और मैं इसके पासवर्ड डाल दूँगा। तो अब मैं इसका ESXi है ना, उसको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये मैं इसको यस कर दूँगा। तो ये देखिए, ये अपने आप ESXi का इसने डिटेक्ट कर लिया। लाइसेंस वगैरह के लिए पूछेगा, तो फिलहाल तो वैल्यूएशन में मेरा चल रहा है, 60 डेज़ में एक्सपायर होगा। ये बोल रहा लॉकडाउन मोड डिसेबल कर रखा है, फ़िलहाल तो ऐसे रहने देते हैं। तो ये जो है ना, लोकेशन कहाँ पे रहेगा, तो ये DC01, अगर इसके अंदर और भी अलग अलग जगह हैं, फोल्डर्स हैं, तो आप अपने ESXi को उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं ना, एक्चुअल में अब अपने हिसाब से अपने डेटा सेंटर के लोकेशन के हिसाब से हम जो ESXi के होस्ट है उसको ऐड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रेडी टू कंप्लीट, और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब कोई भी एरर वगैरह होगा ना वो बता देगा, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। देखिए 80% बता रहा है ये ऐड स्टैंड अलोन होस्ट, ठीक है। तो अभी जैसे 90% हो गया, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते ही इसका हेल्थ चेक वगैरह भी कर लेता है, इसके अंदर कौन सा मशीन चल रहा है उसके अंदर दिखा देगा। इसी तरह हमें क्या करना है, फिर इसी DC में हम एक और होस्ट ऐड करते हैं, जो दूसरा वाला है वो 192.168.1.51, इसको भी नेक्स्ट करना है। इसका रूट का पासवर्ड, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, ये यस करता हूँ। सेम है, सेम नेम बोल रहा है, VMFS डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। अभी भी कुछ एरर बता रहा है, डेटा सेंटर का कुछ डेटा स्टोर 1 कन्फिग कर रहा है, इसके लिए ये एरर दे रहा है। तो शायद मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं उसको, क्योंकि शायद मैंने इसको क्लोन किया होगा ना, तो इसीलिए सेम नाम से ये डेटा स्टोर बना दिया। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कई बार कन्फिग करता है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो डेटा स्टोर जो है ना, उसको मुझे उसका नाम चेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा मैंने ESXi पे लॉगिन किया है, और ये मेरा डेटा स्टोर है ना, डेटा स्टोर 1 ये कन्फिग कर रहा है, बोल रहा है। देखते हैं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। रीनेम में जाते हैं, तो फिलहाल डेटा स्टोर है ना ये, तो उसको लिख देते हैं डेटा स्टोर
एक अच्छा से इसको आपको नाम देना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफाई हो सके। आप चाहे सर्वर का नाम या ESXi के नाम के हिसाब से उसको डाल सकते हैं, तो वो आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। बाकी ये जो लोकेशन है ना, ये लिखा आ रहा है, कहीं से कन्फ्यूज़न ना हो, ये एक बार हम चेक करेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटा। हाँ, तो ये अभी नाम तो चेंज हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है वो। तो ये एक्चुअल में ये जो आपका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की वजह से ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं इसको कुछ करने का। तो जो एक्चुअल जो आपका डेटा स्टोर है उसको आप फ़िलहाल तो रीनेम तो नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि वो ये मान के चलता है ना कि फ़िज़िकल मशीन है। तो मैंने फ़िलहाल जो 51 वाला जो ESXi होस्ट है वो मैंने फिर से ऐड किया, मतलब फिर से फॉर्मेट करके नया बना दिया मैंने। तो अब मैं फिर करता हूँ ऐड होस्ट, और यहाँ पे मुझे IP देना होगा 51। नेक्स्ट, ये रूट का पासवर्ड, ये रूट होगा, ये पासवर्ड होगा P@SSW0RD1। फिर मैं नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है। सर्टिफिकेट का पूछेगा, इसको आपको यस करना है। और ये इस बार ये मेरा ऐड ऑलमोस्ट हो गया। लाइसेंसिंग पूछेगा, लॉकडाउन मोड को डिसेबल रखते हैं। आप चाहे तो यहाँ से लॉकडाउन भी कर सकते हैं उसको, कि उसको छेड़ ना सके। और लोकेशन जो है वो DC01 आप दे सकते हो, जो US वाला है। सबसे मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, देखिए मेरा दूसरा भी ESXi होस्ट मेरा यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये जैसे 100% होगा यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आपका vCenter है, इनका हेल्थ वगैरह भी अच्छे से चेक करता है। फिलहाल इसके अंदर भी कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, इसके अंदर ही एक है। तो ये दोनों मिला के एक तरह से कहें तो आप क्लस्टर बनाते हैं। वर्चुअल मशीन जो है ऐसे यहाँ पे लिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा स्टोर जो है, ये डेटा स्टोर देखिए ऐसे लिस्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, ये बस वार्निंग दे रहा है आपको। अगर वार्निंग वगैरह आपको चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या वार्निंग दे रहा है ये। ठीक है, और नेटवर्क्स हैं, ये इसका पूरा नेटवर्क आ जाएगा। VM नेटवर्क, ये VM नेटवर्क है। तो ये होस्ट जो है यहाँ से भी इसको हम अब एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं समरी पे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे SSH इनेबल्ड है, तो उसको भी बताएगा ये। और इसके रिसोर्सेज वगैरह, CPU कितना है इसमें, मेमोरी कितना है, स्टोरेज कितना, वो सब यहाँ पे बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप vCenter से ही अब अपने पूरे ESXi को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ अभी सेंट्रलाइज हो गया यहाँ पे, और यहीं से आप जितने भी आपके काम हैं जो VMware से रिलेटेड हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर अब जैसे, अब ये जो है आपका होस्ट एंड क्लस्टर व्यू है, ऐसे एक VM व्यू होता है। तो VM वाले व्यू पे ऐसे दिखाई देता है। ये देखिए, ये देखिए आपका डायरेक्ट सिर्फ डेटा सेंटर दिखाई देगा, उसके अंदर जितने भी VMs है वो दिखाई देंगे। और इस पे जाएंगे तो होस्ट वाइज दिखाई देगा। अब होस्ट के अंदर, इसके अंदर और भी मशीन्स होते हैं तो वो भी यहाँ पे लिस्ट होता है। अभी इस होस्ट के अंदर सिर्फ एक मशीन है, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से अगर आप डेटा स्टोर व्यू पे जाओगे तो ये डेटा स्टोर पूरा लिस्ट कर देगा। ठीक है, अब नेटवर्क जो है, ये देखिए नेटवर्क का भी सेम वैसे ही दिखाई देगा। जितने भी नेटवर्क होंगे VM नेटवर्क, अलग अलग आप नेटवर्क बना सकते हैं। इसके अंदर सबके अलग अलग काम हो सकते हैं, कि आप चाहें तो स्टोरेज वाले जो भी और कुछ है उनके लिए अलग नेटवर्क बना दें। जो नेटवर्किंग वाला बंदा है उनको आप बोल दें कि उसका जो VLAN है वो चेंज कर दे। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए अलग से VLAN हो जाना चाहिए, VMwares के लिए अलग होना चाहिए। आप चाहे तो सर्वर्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, अलग अलग VLAN सब उसके हिसाब से ही काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। राइट क्लिक करने पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पावर ऑफ करने का, गेस्ट OS का यहाँ पे आएगा, स्क्रीनशॉट सॉरी स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं आप। यहीं पे चाहे तो इसका ना रिमोट कंसोल भी खोल सकते हैं। ये देखिए, फिलहाल मैं अलाउ पॉपअप करता हूँ पेन लिंक। आप वेब कंसोल में इसको खोल सकते हो। ये देखिए वेब कंसोल में आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये आपके वेब कंसोल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल और डिलीट दबा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है।
तो रिमोट मतलब कहने का मतलब है वी सेंटर से ही आप हर चीज़ आप मैनेज कर पाओगे। मॉनिटरिंग है, तो अगर आप डीसी व्यू पे जाओगे तो डीसी, अब जैसे जो डेटा सेंटर वाला व्यू है ना, यहाँ पे जो हमने डेटा सेंटर का डाला था, तो एक ग्रुप बना दिया। इसने क्या बोला है, होस्ट कितने हैं, 2 है, वर्चुअल मशीन 1 है, क्लस्टर कितना है, 0 है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए कई सारे अलार्म्स वगैरह हैं, ये शेड्यूल टास्क आप इसके अंदर आप बना सकते हैं, कई सारे परमिशन सेट कर सकते हैं। होस्ट, ये देखिए 2 होस्ट है अभी, इसमें कुछ वार्निंग आ रहा है, डेटा स्टोर का इशू आ रहा है। ये आपके टोटल वर्चुअल मशीन दिखा देगा डीसी लेवल पे कि इस डेटा सेंटर में कितने वर्चुअल मशीन्स हैं। इस तरह से डेटा स्टोर बता देगा, नेटवर्क बता देगा, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका वी सेंटर व्यू। यहाँ पे अलग अलग इसके आते हैं, और जो आपके क्लस्टर वगैरह होते हैं ना, वो एक्चुअल में आपके यहीं पे बनते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी डीसी आपको दिखा रहे हैं, डेटा सेंटर के फोल्डर्स भी दिखा देगा इसके अंदर। होस्ट एंड क्लस्टर व्यू में ऐसे दिखा देगा ये आपके क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होस्ट प्रोफाइल, ऐसे वीएम व्यू है, कितने सारे वीएम्स हैं, डेटा स्टोर्स पूरा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। अब जैसे आप चाहते हैं कि एक साथ इसको करें, स्टैंड बाय मोड पे शट डाउन करना है, रिबूट करना है, मेंटेनेंस मोड में डालना है, तो अलग अलग आप इसको कर मतलब सेलेक्ट करके आप तो कर सकते हो। एक के बाद एक भी आप यहाँ से शट डाउन भी मतलब मेंटेनेंस मोड में ला सकते हो, फिर इसको वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस मोड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेंटेनेंस मोड, एंटर मेंटेनेंस मोड, तो ये अपना जो भी कनेक्शन वगैरह है वो सब बंद करके मेंटेनेंस के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब जितने भी आपके वर्चुअल मशीन इस होस्ट के अंदर होंगे वो मूव होके किसी और होस्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप जो भी अपडेट्स वगैरह वो करना है आप वो कर सकते हो, और उसके बाद इसको फिर से आप चालू कर सकते हो। इसके अलावा नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वीएम कर्नल अडेप्टर्स वगैरह है, ये आपकी स्टोरेज के बहुत काम आते हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो वीएमवेयर अपने आप में काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, और एक अच्छे बड़े डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, आगे जितना भी हो सके उतना वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल तो हमारा जो वर्चुअलाइजेशन का एक ओवरव्यू था कि कैसे चलता है वर्चुअलाइजेशन, हम देख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका हम और आगे वीडियो बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे क्लस्टरिंग वगैरह है, और भी, क्योंकि इसके अंदर भी ये काफ़ी मतलब एडवांस है, ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि इसमें SSH का लॉगिन कर लूँ तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे एक्चुअली में आप ये जो वी सेंटर है इस पर मुझे लॉगिन करना है। तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ ना, कंसोल लेता हूँ। तो कंसोल कैसे लेते हैं, ओपन रिमोट कंसोल। फ़िलहाल मैं वेब कंसोल से काम चलाऊँगा। ये देखिए मेरा कीबोर्ड भी यहाँ पे चलने लग गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, F2। अब देखिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पासवर्ड डालना है मुझे। मान के चले आपके VMware में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ आपको डायग्नोस करना है, तो उसके लिए क्या होता है ना, आपको हमेशा ये जो ट्रबल शूटिंग मोड है यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे SSH को आपको इनेबल करना है। ये मैंने इनेबल कर दिया है, और सॉरी ये, अब देखिए अब ये हमारा SSH इनेबल हो गया। एस्केप करूँगा और इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ ये चला नहीं चला। एक और चीज़ है, 5480 पे क्या चलता है, हम इसको भी हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। 192.168:5480, ये भी एक पोर्ट है हमारा। इस पे हम
मोस्टली ये देखिए ये आ गया एडवांस व्यूज, सॉरी ये मुझे करना होगा एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। तो ये दूसरा ही एक आपको मिलेगा यूज़र नेम, मैं दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे लॉगिन। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। अच्छा लॉगिन हो नहीं पाया ये, थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लॉगिन क्या है इसका। तो ये है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एट प्रेम डॉट लोकल, प्रेम डॉट लोकल। ये मेरा पासवर्ड है, एक बार कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक इसका कुछ दूसरा पासवर्ड हो सकता है, रूट वाला शायद मैनेजमेंट के लिए। हाँ ये मैनेजमेंट के लिए शायद रूट वाला पासवर्ड होता है इसका, मैनेजमेंट मतलब वी सेंटर के मैनेजमेंट के लिए। ये देखिए ये ऐसे ही खुल गया ये, तो इसका रूट वाला पासवर्ड होता है। ये कुछ स्पेशल काम के लिए होता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टाइप का एरिया है, आप मान के चलो इसको आप बिल्कुल जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो तो ही इसको आपको छेड़ना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। कहने का मतलब ये जो आपका अप्लायंस है ना, अप्लायंस के लिए मैनेजमेंट अलग से कर दिया गया है। देखिए फायरवॉल वगैरह भी है इसके अंदर, टाइम की सेटिंग, सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वी सेंटर का जो होस्ट है उसको मैनेज करने के लिए इसको अलग बना दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग बना दिया गया है। इसलिए उन्होंने जो एसएसओ है उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो एसएसओ वाला जो पोर्टल है वो ये है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्टल ये है। तो ये सिर्फ आपका जो वी सेंटर का जो है सर्वर ना उसी के बारे में है, और ये पूरे क्लस्टर के बारे में है, मतलब जिस पे आप मेनली काम करेंगे। बाकी आप यहाँ पे काफ़ी कुछ देख सकते हो, बैकअप ले सकते हो उसका, है ना। मॉनिटर वगैरह भी कर सकते हो, इसका पूरा समरी आप देख सकते हो कि जो वी सेंटर के अप्लायंस में क्या क्या चल रहा है, मेमोरी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये देखिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्शंस के अंदर रिबूट शट डाउन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये है, तो दोनों के यूज़र जो है थोड़ा अलग होते हैं, और यहाँ से आप अपडेट्स वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो वी सेंटर पे। तो ये चीज़ें थी। एक बार मुझे इसका एक्चुअली में एसएसएच देखना था, तो एसएसएच इनेबल करने के बाद ना ये रूट वाला पासवर्ड देखते हैं ये चलता है क्या, क्योंकि हमें मशीन को मेंटेन भी करना है ना। ये देखिए ये ऑथेंटिकेट तो हो गया, ये कुछ अलग से आया है, ये देखिए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसका फॉन्ट। अब थोड़ा सही है। अब इसके कुछ कमांड्स वगैरह भी हैं। लॉन्च सेल बोल रहा है, तो अगर सेल आपको लॉन्च करना है तो आपको सेल कमांड डालना पड़ेगा, ये देखिए। तो भाई लाइनक्स की तरह बिल्कुल चलेगा ये, ls cd रूट, ये देखिए बिल्कुल लाइनक्स का ये आपको दिख जाएगा। लाइनक्स का बिल्कुल फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा है। बिल्कुल ये आपका, जैसे मैं कहूँ कि देखिए यम भी चल रहा है इसके अंदर, आप समझ रहे हो। तो ये आपका बिल्कुल जो रेड हेड का है ना वैसा कुछ है, या आप सेंटोस का आप मान के चलो, सेंटोस को शायद इन्होंने करके बनाया होगा, वैसा कुछ है। इसके अंदर आप देख सकते हो आरपीएम्स है, ऑप्ट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो सब कमांड हम देख लेते हैं। तो चलिए कुछ कमांड्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आप फ्रंट एंड से इसको नहीं मैनेज करने वाले, आप चाहो तो यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी जल्दी तरीके से, अगर आपको जैसे ये भी होता है कि कभी फ्रंट एंड ढंग से चल नहीं रहा है तो बैक एंड से इसको डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है, या कि मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको आप CLI से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको कई सारे कमांड मिलेंगे। एक है ESXCLI, ठीक है। ये जो है हमारा
ये ESX पे चलता है और ये आपके जो ESX है उसको मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, एक होता है इसमें VIM CMD। ठीक है, ये भी मतलब पहले काफ़ी चलता था, और एक बार मैं इसको एक बार एग्ज़िट करता हूँ, देखता हूँ। तो फ़िलहाल ये चल नहीं रहा, एक बार देखते हैं क्या इसका, शायद कमांड्स वगैरह सब चेंज हुए होंगे, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। ये मैंने हेल्प डाला, हेल्प API PI प्रिंट हेल्प एग्जिट द सेल। तो जितने भी आपके रिमोट वाले जो भी कमांड है ना, जैसे कि ESXi CLI है और VI config वगैरह है, तो वो सब चीज़ें ना आप अपने रिमोट सिस्टम से भी इसमें चला सकते हो। और भी कई सारे हिडन इसमें चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखाऊं, CD USR करूं, देखते हैं वो भी है कि नहीं। USR lib, और लिब के अंदर होगा एक CD APP, हाँ ये रहा। इसके अंदर आपको ना ये देखिए, आपको काफ़ी सारे इसके अंदर फ़ोल्डर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सबके कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ ना कुछ काम है इसका। ठीक है, रिसोर्सेज कुछ लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन, पाई क्लाइंट, नेटवर्किंग। अगर मैं CD जाता हूँ सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। CD स्क्रिप्ट्स, ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स है, ये सब स्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ काम है। ऑटो ग्रो, गेट यूज़र पासवर्ड स्टेटस, मैपिंग, PG टॉप। तो ये काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली में बैक एंड में आपको दिखा रहा हूँ आपके vCenter का। ये सब काफ़ी सारे काम करते हैं। फ्रंट एंड से आप क्लिक करोगे तो ये सब चीज़ें थे, मतलब बहुत सारे काम होता है। यहाँ से आपके सपोर्ट वगैरह भी चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पोस्टग्रेस ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, देखिए, रूट एग्जीक्यूशन ऑफ PostgreSQL इज़ नॉट परमिटेड, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। बाकी अगर मैं इसका नेट स्टेट देखूँ, अगर चले तो, हाँ नेट स्टेट चल रहा है, तो नेट स्टेट -TUPN। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, कितने सारे चीज़ें इसके अंदर चल रहे हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये देखिए आपके कई सारे VMware के सर्टिफिकेट्स हैं। ये देखिए, ऐसे ही आपका ना देखिए DNS भी इसके अंदर चल रहा है हमारा 53 पे, DNS मास्क। पोर्ट 22 पे सेल चल रहा है, SSH। और आपके जो 443 पोर्ट्स हैं, ये देखिए वो भी चल रहा है NOA नाम से। तो इसके अंदर ये देखिए जावा के, देखिए जावा के भी कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, VPXG चल रहा है। और अगर ऐसे देखते जाए तो आपको पोस्टग्रेस भी मिल ही जाएगा, पोस्टग्रेस भी इसके अंदर है। तो ये बिल्कुल लाइनक्स का सिस्टम है ये देखिए पोस्टग्रेस भी दिख रहा है मुझे 5432 पे, ये देखिए 5432 पे चल रहा है। तो इसका जो डेटाबेस है 543, मतलब वही होता है आपका, पोस्टग्रेस ही होता है। तो कई जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, जो भी इसके अंदर चेंजेस होता है पोस्टग्रेस में चला जाता है। ऐसा होना बहुत कम ही होता है कि पोस्टग्रेस में डेटाबेस ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप डेटाबेस वगैरह जैसे आप जब बैकअप लेते हैं ना इसका, तो वो उससे रिस्टोर करके भी आप चला सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में इसके कितने सारे सर्विसेज होते हैं और कैसे ये चलता है। तो एक प्रॉपर एक लाइनक्स सिस्टम है ये, इसलिए इसको बनाया गया है। आप रिमोटली जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको अगर रिमोटली भी मैनेज करना चाहते हैं ना, तो आपने खुद के मतलब जो क्लाइंट सिस्टम है उसमें VIM CMD होता है, वो वर्चुअल मशीन का CMD, और आपका ESXi के होते हैं, तो वो सब चीज़ आप इस पर यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं कमांड पे जाता हूँ। कमांड पे यहाँ पे आपको क्या है ना, ये जो जो दिया गया है ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है। ठीक है, वो जो स्क्रिप्ट था उसके अलग काम है। जैसे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ है, यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर तो है, ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस, गेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस। फिलहाल अगर मैं लिखता हूँ, उसका लिखता हूँ लिस्ट हेल्थ गेट, या फिलहाल ये लिखता हूँ लिस्ट। ये देखिए, तो जो सॉफ्टवेयर है ना उसका पूरा लिस्ट आ गया। तो इन्होंने क्या किया ना, ये जो कमांड है, मतलब इन्होंने अपने खुद के कमांड बना दी, OpenSSL वगैरह कितने सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, vstat है, ये सब चीज़ें, ऑटोमेट वाला, डिफ यूटिलिटीज़ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को VMware ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ना
इसको अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड मतलब यहाँ से भी CLI से भी कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको। इवन इसका पावर सेल का आपका खुद कई सारे इसके ना कमांड लेट्स आते हैं, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो आप पावर सेल से इसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मुझे अपडेट करना है, अपडेट डॉट गेट करूँगा, ये देखिए तो URL वगैरह बताएगा, चेक अपडेट्स अभी डिसेबल बता रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर आपको ना अलग अलग इसके यूसेजेस मिल जाएंगे। बाकी जैसे कभी भी आपको अगर सेल में जाना हो तो सेल टाइप करेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल एनएक्स की तरह, फिर इस पर आप काम कर सकते हो। तो ये बैकएंड है, इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ESXi है इसको आप विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ से आप ना काफ़ी सारे काम अपने आराम से कर पाओगे। मतलब जैसे आपका कोई स्टोर है, नेटवर्क को मैनेज करना है, आपके वर्चुअल मशीन के प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो काम है ना वो आप रिमोटली भी इसमें कर सकते हो। तो ESXi है, VIM CMD और ऐसे कई सारे जो है ना, अब वर्जन के हिसाब से सब अपग्रेड या डाउनग्रेड होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने आज काफ़ी कुछ इसके अंदर देख लिया है, ऑलमोस्ट कैसे इसको हम ऐड वगैरह करते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब जो एक VMware एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, प्रॉपर इसका एक अलग से ही आप कहो कि एक अलग से इसका जॉब होता है, और ये काफ़ी अच्छा है। अगर डेटा सेंटर, बड़े कोई डेटा सेंटर में आप काम करते हो, या किसी US या किसी और फॉरेन बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हो, उनका खुद का डेटा सेंटर है, या आप किसी सर्विस कंपनी में हो जहाँ पे आपको VMware एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब के लिए जाना है, तो इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और मतलब पढ़ेंगे, बट एक वर्चुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी कुछ देख लिया है इसके अंदर कैसे चलता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके जो हाईली अवेलेबल जो है, उसके बाद ये इसके जो डेटा सेंटर डेटा स्टोर्स हैं, ESXi है, और भी मतलब कई सारे टॉपिक हैं जो अभी हम इसको भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आने वाले टाइम पे हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।